और जब कनेक्शनवा टूट जाएगा तो दिमागवा सही से काम करेगा न करेगा। पहले बाहर से मरद कमा के अइले है एकदम बढ़िया से पूरा हारल थाकल है, पसीना से लथपथ है, पूरा उसका सोडियम बह गया है। पहले खाना दे दो, आप बैठ जाओ। राउर माई ई कहला है, राउर बहिनी हई कहला हो गए काम। कहता दिमाग से वैसे भी सोडियम है नहीं, कनेक्शन टूटा हुआ है, खाना वाना छोड़ेगा, उठा उठा पटक उठक देगा, मार उठ देगा कस के। अब कौन जज है या चाहे कलेक्टर है, उनको दिमाग से काम करना है। पता चले कि मान लो कोनो बकरी का केस है कि का सर जी तो जो इसका बकरी चुरा लिया गया है, अब उसका दिमाग का सोडियम बह गया, वैसे भी टेंशन में है, पगला ही लेवा, चोट्टा को फांसी लगा दो उसको। बकरी के केस में फांसी दे दिया क्योंकि उसका जजमेंट को तो मान लिया जाएगा। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10वीं की बायोलॉजी का अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर जब हम खाना खाते हैं तो खाना जैसे हाथ को लेके जाते हैं मुंह के पास, मुंह अपने आप खोल के जाता है। जब प्रकाश आता है तो हमारी आंखें उसे देख कैसे पाती है, कोई हमें छूता है तो वो मार रहा है या स्पर्श कर रहा है, इस बात का पता हमें कैसे चलता है, इत्यादि टॉपिक को हम लोग इसमें समझेंगे। पौधे पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, इसमें कौन सा गति हुआ, क्या हुआ, इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला समझ लेते हैं ये गति क्या होता है। देखिए, गति का मतलब ये नहीं होता कि एकदम दौड़ रहे हैं वही गति है। गति का मतलब होता है जैसे हमने हाथ ऐसे ऊपर किए, ये भी गति है। हम लोग छोटे थे फिर बड़े हो गए, ये भी हमारी क्या है, गति है। फेफड़ा फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है, ये भी हमारी गति है। ठीक है ना, आगे समझते हैं। गति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लोग समझते हैं ये नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। हमें अपने बॉडी पे कितना कंट्रोल है उसे ही नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, अर्थात इस सब का नियंत्रण करने का काम हमारे दिमाग का होता है। अब दिमाग जो है हाथ को ऑर्डर दिया कि हाथ को ऊपर उठाओ, तो हमने इस हाथ को ऊपर उठाया, ये भी है क्या है, हमारा नियंत्रण है। हम रास्ते में चल रहे हैं तब तक सांप हमारे पैरों से लिपट गया और पैर को एकदम झटका मार के आगे गए, तो ये भी हमारा नियंत्रण। ये सब किसके नियंत्रण में है, ये दिमाग के नियंत्रण में। समझ में आ गया। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ये समन्वय क्या होता है। समन्वय का मतलब होता है अंगों के बीच में तालमेल बैठाना, उसको समन्वय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको समझाए तो जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय क्या होता है कि हाथों से भोजन को लेते हैं और मुंह के पास लेके जाते हैं, तो मुख जो है अपने आप खुल जाता है और हम उस पर भोजन को डाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा समन्वय गबड़ा गया। जब समन्वय गबड़ा गया तो अब हाथ से भोजन को उठा कर मुंह के पास लेके आए, लेकिन मुंह खुलबे नहीं कर, मुंह बैठा ले तो जाएगा ही नहीं। तो ये दोनों मुंह में और हाथ में तालमेल है ही नहीं, तो जब तालमेल नहीं है तो क्रिया नहीं हो पाएगा। इसीलिए अंगों के बीच में जो तालमेल होता है इसे हम लोग समन्वय कहते हैं। ठीक है, अब ये अगला टॉपिक है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हम जो यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो अचानक मेरे पैरों में कोई सांप आके लिपट गया, हम वहां से पैर को झाड़ेंगे, तो ये जो पैर को अगर झाड़ रहे हैं तो ये जिसके कारण झाड़ रहे हैं, जिस सिग्नल के कारण, उसे उद्दीपन कहते हैं। क्योंकि तुरंत वहां से सिग्नल जो है वो दिमाग के पास गया कि पैर में कुछ चुभ रहा है, पैर में कुछ लगा हुआ है। अब सिग्नल तुरंत रिलीज किया, सिग्नल यहाँ पे दिमाग जो है तुरंत रिलीज किया सिग्नल को कि हटाओ चोट्टा वहां से पैर को, तो पैर को वहां से तुरंत खींच लिया। ये क्या है, उद्दीपन। तो जिसके कारण क्रिया होता है उसे उद्दीपन कहते हैं, जिसके कारण क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अब ये जो उद्दीपन है वो आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। जैसे क्लास बहुत सारे बच्चे हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं तो कहते हैं सर जी 2 मिनट, मान लीजिए उनको जोर से आया है 2 नंबर, उद्दीपन अंदर से हो रहा है कि नहीं हमको जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए, और सर जी बोल रहे ना तू बैठ के पढ़, ना तू बैठ के पढ़, तो अंदर से एकदम पूरा बढ़ेले है प्रेशर, और वो बच्चा पढ़ेगा कैसे। तो ये उद्दीपन है। समझ में आया आप लोग को। तो क्योंकि वो अंदर से पूरा है तो अगर वो नहीं उसको रिलीज करेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, तो यहाँ पे ना ही अंगों का तालमेल बैठ पाएगा, ना ही उसका दिमाग का तालमेल बैठ पाएगा। तो ये सब के सब उद्दीपन होते हैं, ये आंतरिक हो गया। और मान लीजिए किसी गर्म चीज को हम छूते हैं तुरंत हाथ को वहां से हटा लेते हैं, ये बाहरी उद्दीपन हो गया, क्योंकि बाहर से टेम्परेचर हाई और लो दिखा, तो ये बाहरी उद्दीपन हो गया। ठीक है ना, अब ये समझ लेते हैं। उसके बाद अगला है तंत्रिका। ये तंत्रिका किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे पूरा मेन सीपीयू बॉक्स है, ठीक है, ये दिमाग है, और पैर में अगर कोई चुभता है तो वहां से सिग्नल को हमारे ब्रेन तक लेके आना पड़ेगा। तो जिस नस के माध्यम से लेके आते हैं उस नसवा को हम लोग सिग्नल कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि सर टीवी चलता है तो जो डिश लगा रहता है, सिग्नल जो है वो छत पे लगा रहता है, वहां से कैच करके टीवी में ला के फेंकता है, तो ये जिस तार के माध्यम से आता है ना, यही हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया। हमारे शरीर में एकदम पूरा नस का जाल बिछल है, हर एक
अंग में नस का जाल बिछल है, इसी नस को हम लोग तंत्रिका कहते हैं और इसके सम्मिलित रूप को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला टॉपिक है, कुछ समझ लेते हैं कुछ ग्राही अंगों को। ग्राही अंग क्या होता है? जो अंग, इसे इंग्लिश में रिसेप्टर कहते हैं, जो अंग सूचनाओं को ग्रहण करते हैं उसे ग्राही अंग कहते हैं। जैसे कि सामने अजोर है कि अनहार है, अखिया देखेगा तो अखिया ग्राही है। कोनो तुमको गरिया रहा है कि तुम्हारा बड़ाई कर रहा है, कानवा सुनेगा तो कानवा तुम्हारे ग्राही अंग है। मान लो तो कहीं स्वाद आ रहा है, ठीक है, तो तुम बाथरूम से गुजर रहे हो या जो बढ़िया या कोई ऐसा मतलब परफ्यूम मर रहे हैं, इस बात का पता जो है नकिया लगाएगा, तो ये तुम्हारा नकिया जो है वो ग्राही अंग है। किस कोई चीज आप खा रहे हो, ठीक है, अब खा रहे हो तो वो मतलब कड़वा है या फिर नमकीन है या तीखा है, इस बात का पता जुबान लगाएगा, तो ये जुबान हमारा है ग्राही अंग है। मान लो कोई स्पर्श कर रहा था, कोई सुगरा रहा है या कि कोस के लतिया रहा है, इस बात का पता कौन करेगा? ये त्वचा करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्राही अंग हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। ये त्वचा जो है वो फीलिंग्स को दर्शाता है। आप समझ लेते हैं तंत्रिका कोशिका को। देखो तंत्रिका कोशिका क्या होता है, तो हमारा दिमाग वो ना जिस कोशिका से मिलके बनल है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर कोशिका से मिलके बनल है, उस सब के सब कोशिका से मिलकर बनल है, लेकिन अलग अलग कोशिका से मिलकर बनल है। दिमागवा अलगे कोशिका से, फेफड़वा अलग कोशिका से, गुर्दवा अलग कोशिका से, देहिया अलग कोशिका से, चमड़वा अलग कोशिका से, तो इस सबका अलग अलग प्रकार है, क्योंकि स्पेशल प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दिमागवा जो है ना अलगे प्रकार के कोशिका से मिलकर बनल है, तो ये जिस कोशिका से मिलकर बनल है ना उसी का नाम जो है तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में न्यूरॉन सेल कहते हैं। बड़ी खतरनाक सेल होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़का जो कोशिका है ना यही है, सबसे लंबा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? ये तंत्रिका कोशिका होता है। ये कहाँ पाया जाता है? दिमाग में पाया जाता है। ये मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका। बाबू ध्यान दो, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं। अब कोशिका विभाजन कौन है? मान लो कहीं हाथ कट गया, थोड़ा सा हाथ कट गया, जब हाथ कट जाता है तो देखिएगा 4 दिन में एकदम टनाटन फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन हो रहा है। कोशिका विभाजन का मतलब अगर 4 कोशिका कट गया तो 10 कोशिका फिर बन जाएगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू दिमागवा में ना कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अगर एगो गइलो दिमाग का कोशिका तो वो जिंदगी भर वही तरह वो नहीं बनता है, क्योंकि कोशिका को बनाने का काम उसका जो फैक्टरी है कोशिका का वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम हमारे दिमागवा में पाया नहीं जाता है। अब भाई जहाँ फैक्टरी हुई वही जना माल बनी, और जहाँ फैक्टरी होकर ना करी माल बनी नहीं बनेगा। इसीलिए हमारे दिमाग में सेंट्रोसोम नामक फैक्टरी होता ही नहीं है जो कोशिका को बनाता है। इसलिए हमारे दिमाग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन सेल का विभाजन नहीं होता है। इसलिए पुलिस कहता है कि बाबू बाइक चलावा तो हेलमेटवा लगा लो, कैसे कि जब इका अंदर का टूटेगा ना नसवा, अगर खत्म हुआ तो वो का विभाजन नहीं होगा, वो जल्दी से ठीक, वो जल्दी से का ठीक है नहीं होगा। इसलिए कुछ भी करो लेकिन हेलमेट लगा के चलो, और आप सबको भी इसका पालन करना चाहिए। ओके, आगे समझते हैं, इसके संरचना को समझ लेते हैं। देखिए न्यूरॉन कोश का दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस तरह से न्यूरॉन कोश का दिखता है। आप इधर वाला यहाँ पे ध्यान मत देना, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद रखो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग से न्यूरॉन कोश का बना है, उसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए इसका जो ना ये जब निकला रहता है इसे डेंड्राइट कहते हैं, याद रखिएगा, डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट कहते हैं। इसका काम कुछ है, यह तो खींचता है सिग्नलवा को, ये खींचता है, इसको रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर का मतलब कोई मार रहा है या सुगरा रहा है, कौन खींचेगा, कौन पता लगाएगा? ये डेंड्राइट हुआ, ये बाल से अटैच होता है, हम लोग का जो बाल है ना इससे अटैच होता है, यही पता लगाता है कि मार रहा है कि सुगरा रहा है कि क्या कर रहा है, वो इससे पता चलता है हम लोग को, या जो भी मतलब सेंस होता है वो सब इसी डेंड्राइट से पता चलता है। अब देखिए घोंगा हुआ को देखे, घोंगा उसका मोछ निकला रहता है, तो मोछ नहीं उसका डेंड्राइट है, उसी से जैसे उग जाता है जाएगा, किसी से सट जाएगा, जैसे किसी से सटेगा ना पता चलेगा ना यहाँ कुछ है, लौ से भीतर घुस जाता है, उसका वो डेंड्राइट है। हम लोग के दिमाग का अंदर का ये डेंड्राइट है। अब समझते हैं ये डेंड्राइट है, ये क्या करते हैं, कोई रिसेप्टर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ये जो है ये इसका सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, इसका केंद्रक है, केंद्रक माने मेन मालिक, डीएनए आरएनए जो भी 75 को चीज है हैन तेन सब इसी में होगा। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। पूरे को एक साथ में मिलकर क्या कहेंगे? सेल बॉडी। इसका मेन मालिक यही है, मतलब जैसे हम लोग का दिमाग का मेन था, वो कोशिका के मेन पावर हाउस जो है यही है, ठीक है ना। उसके बाद जहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा डंटी टाइप का दिख रहा होगा, इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। और ये एक्सोन इस जिस भाग से जुड़ा होता है इसे एक्सोन हील लॉक कहते हैं।
एक्सॉन हिल लॉक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक्सॉन हिल लॉक जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे एक्सॉन हिल लॉक कहते हैं, ये पूरा लंबा होता है इसे एक्सॉन कहते हैं। जब इन्फॉर्मेशन को मान लो ही चोट्टा करा इन्फॉर्मेशन लिया, कोनो मार रहा है या क्या हो कोई चीज का इन्फॉर्मेशन है, यह डेंड्राइट लिया लेके सेल बॉडी के पास भेजेगा, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन हिल में हिल लॉक में, एक्सॉन हिल लॉक से जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से चल जाएगा यहाँ पे। और ये जो आपको गुच्छा नुमा संरचना दिख रहा है इसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं, याद रखिएगा, सिनेप्टिक नोड कहते हैं, ठीक है ना। सिनेप्टिक नोड ये जो है आगे इंफॉर्मेशन को भेजता है। अब मान लीजिए एक के वो कोश का तो पैर में से लेकर मूड़ी तक नहीं है, अलग अलग कोश का है ना, मतलब एक ही चीज को दो तीन को मिल के एकदम रस्सी खरी जोड़ के एक दूसरा में, तो अब से यहाँ से लेके पैरवा तक पूरा जो है ना वो जुड़ा है। तो एक न्यूरॉन से दूसरा जुड़ा होगा, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा जुड़ा होगा, उससे कोनो और न्यूरॉन जुड़ा होगा, तो इस न्यूरॉन से मान लो यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो इससे इसका उल्टा जुड़ेगा, इसका डेंड्राइट जाके डेंड्राइट जो है आके इसके सिनेप्टिक नोड से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, इस सिनेप्टिक नोड से आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो खाली स्थान पाया जाता है ना इसे सिनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा, सिनेप्स कहते हैं, याद रखेगा ना। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, ये देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है ना, इसका मुड़िया है, तारानुमा संरचना है, इसको ना साइटोन कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आगे जो तंत्रिका कोशिका है उसको आगे पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, तो बबू इसे क्या कहते हैं, साइनोड कहते हैं, ठीक है, साइनोड साइटोन कहते हैं, साइटोन। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लग रहा है ना, पूरा उसका पोछुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका वक्ष, याद रखिएगा, इसे कहते हैं तंत्रिका वक्ष कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, समझ में आ गया आप लोग को। अब ये कभी कभी ना इस न्यूरॉन के ऊपर बहुत सारा ऐसे जो है वो सेल पाया जाता है, सेल का कवर पाया जाता है। इस कभारवा का जो है ना, चूंकि न्यूरॉन का खोज स्वान नामक व्यक्ति ने किया था, एक व्यक्ति था जो था स्वान, तो इसलिए इसने ना इस कोशिका का नाम रख दिया स्वान कोशिका, स्वान सेल लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसके एक्सॉन के ऊपर जो कोशिका पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्वान सेल कहते हैं। मेन ये हथियार है, ये है ना सिग्नल को आगे पीछे लेके चलता रहता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र के प्रकार। देखिए तंत्रिका तंत्र मुख्यतः जो देखे वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं सेंस ऑर्गन, दूसरा को कहते हैं प्रेरक, और तीसरा को कहते हैं अंतरा तंत्रिका। अभी होता क्या है यहाँ पे समझिए, देखो बाबू, हाँ ये ना एकरा के ग्रहण कर रहा था, जो डेंड्राइड है क्या कर रहा था, सिग्नलवा को ले रहा था, खींच रहा था, तो जो खींच रहा था सिग्नलवा को उसी को सेंस ऑर्गन कहते हैं। सेंस माने पता चलना, तो यही से ना पता चल रहा था, जिससे पता चला उसी को क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया हमारा संवेदी। उसके बाद प्रेरक, प्रेरक का मतलब होता है, देखो इंग्लिश से समझो, मोटर, मोटर माने क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ठेल के ले जाए, तो सिग्नल तो मिलेगा, उसे ठेल के ले जाना पड़ेगा ना, कि जहाँ सिग्नल मिला वही छोड़े तब तक काम हो गया ना, तो उसको लेके जाना पड़ता है ब्रेन तक। तो ये जो है एक्सॉन से होते हुए इस रास्ता से होते हुए आगे जाता है, तो इसी एक्सॉन को मोटर कहते हैं, मोटर की तरह ढर्रन करके लेके पहुंच जाएगा, तो ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है अंतरा तंत्रिकाणु। अंतरा तंत्रिकाणु क्या होता है, तो दिमागवा के पास जाएगा तो वहां पे कोनो रिसीव करने वाला होगा, आके डायरेक्ट हो जाएगा, वहां पे गेटवा पे कोनो रिसीव करे ना, तो गेटवा पे जो रिसीव करता है ना उसी को कहते हैं अंतरा तंत्रिकाणु। तो ये ब्रेन के अंदर की जो कोशिका है इसे कहते हैं अंतरा तंत्रिकाणु। आप लोग समझे तंत्रिका तंत्र कितने चरणों में पूरा होता है, 3 चरणों में। एगो सेंस किया, जैसे मान लो चिंटी कटले है, तो चिंटी कटले है तो पहले पता चलना चाहिए ना वहां पे चिंटी कटले है, तो ये जो सेंस किया वो हो गया संवेदी। उसके बाद उस सिग्नल को उठाएगा एकदम, और उठा के लेके पूरा बॉडी में लेके जाएगा, दिमाग के पास लेके जाएगा, तो जिस रास्ता में लेके जाएगा ना उसे कहते हैं मोटर, मतलब मोटर कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ये एक्सॉन होते हैं, ठीक है। वो जाके दिमागों को देगा, तो दिमाग को उसको रिसीव करेगा, तो हो गया अंतरा तंत्रिका। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे एक समझिएगा, हाई इतना बड़ा जो तंत्रिका तंत्र तो होगा नहीं, इतना बड़ा तंत्रिका होगा नहीं कि एक के को पैर से लेकर दिमाग तक छपले है ले एक के बार में हो गए। ये छोटे छोटे छोटी 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 कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, जुड़ के मिलकर बना होगा। तो एगो तंत्रिका है, दूसरा तंत्रिका आपस में मिलेगा, तो यहाँ पे जो है न्यूरॉन न्यूरॉन जो है सेल आपस में मिल रहे हैं, तो इस खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इस जो सिनेप्स का खाली स्थान है ना, इस खाली स्थान को भरने के लिए, जो यहाँ पे खाली स्थान होता है ना, इस खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ पे एगो स्पेशल जो है सब्सटेंस होते हैं, स्पेशल मैटर होता है, इसे सोडियम कहते हैं। जो Na है ना यही इसमें मिला रहता है, सोडियम। और जब ये पसीना होता है, देखिएगा जब जैसे अभी हमको पसीना हो रहा है, तो जब पसीना होता है ना तो पसीनवा के संगे इस सोडियम बह जाता है। आप बताओ बाबू, जब पसीना के संगे सोडियम बह गया तो हाई कनेक्शन का हुआ, टूट गया। और जब कनेक्शनवा टूट जाएगा
दिमागवा सही से काम करेगा न करेगा। यही से कहते हैं बाबू कि जब पसीना उसीना हुआ रहे, आदमी काम करके आए, पूरा थकल रहे, पूरा पसीना से भीगल रहे, क्योंकि दिमाग का सोडियम निकल चुका है, तो उस समय उसको परेशान न करो। उस समय कुछ कहो मत, चुपचाप उसको शांति से बैठने दो, थोड़ा सा रेस्ट करने दो, तो अब जाके उसे कुछ बात बताओ। ना तो पता चले बाहर से मरद कमा के अइले है एकदम बढ़िया से, पूरा हारल थकल है, पसीना से लथपथ है, पूरा उसका सोडियम बह गया है। पहले एक बार खाना दे दो, अब बैठ जाओ। आ राउर माई ई कहल है, राउर बहिनी हई कहल, हो गए काम। का तो दिमाग से वैसे भी सोडियम है नहीं, कनेक्शन टूटा हुआ है, खाना वाना छोड़ेगा, उठा उठा पटक उटक देगा, मार उठ देगा कस के। इसलिए कहते हैं कि ध्यान से काम कीजिए। अब कौन जज है या चाहे कलेक्टर है, उनको दिमाग से काम करना है। अब मान लो जज है, एकदम अपना कोर्ट रूम में बैठल है, जजमेंट दे रहा है, और उसको पूरा गर्मी हुआ है, पसीना निकला हुआ है, उसका दिमाग का सोडियम बह गया है पूरा, तो लोग पता चले दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो लोग पता चले कि मान लो कौन बकरी का केस है, एक आज सर जी तो जो इसका बकरी चुरा लिया गया है, अब उसका दिमाग का सोडियम बह गया, वैसे भी टेंशन में है, पगला ही लेवा, चोट्टा को फांसी लगा दो उसको, लो बकरी के केस में फांसी दे दिया, क्योंकि उसका जजमेंट को तो मान लिया जाएगा। तो ये दिक्कत है। इसलिए जितने भी ऑफिसर होते हैं जो दिमाग से काम करते हैं, उनके ना रूम में देखिएगा एसी जरूर लगाया रहता है, ताकि उसको ना शांत कराया था। बाबू शांत हो जा, शांत हो जाता। हर एक गलती ना ढेर लोग का नुकसान हो जाएगी, यही के चलते उसको बहुत बढ़िया से शांत कराया जाता है। तनी तुम लोग भी शांत रहना, एकदम अच्छा से बोल रहा सब समझ में आया। देखो आगे समझते हैं। तो इस सिनेप्स होता है ना, इसमें सोडियम भरा रहता है, आप लोगों को बता दिया। ये सोडियम जब बह जाता है तो क्या होता है, दिमाग को काम करना बंद कर देगा, जिसके बाद से जो है गलत गलत डिसीजन हो जाएगा। अब इसका क्या तरीका है, सबसे पहले तो गर्मी मत होने दो। उसके बाद अगर गर्मी हो भी रहा है तो जैसे कोई मूर्छित हो गया ना, आइस एक और बात, जब ज्यादा पसीना गिर जाता है ना, जब निकल जाता है तो इंसान मूर्छित हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूट जाएगा तो दिमाग का हमरा कोनो नहीं है, एकदम सब अकेले है, बॉडी वॉडी को छोड़ छाड़ कर फिर, जब बॉडी को छोड़ के फिर तो बेहोश हो जाएगा। तो बेहोश हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे लोग को तुरंत जो है NaCl मतलब नमक इसको कहते हैं ना, नमक पानी का घोल दो, क्योंकि नमक में सोडियम होता है, तड़क दे जाएगा। जो खाली स्थान था उसको तड़क दे, सोडियम आकर भर जाएगा भरपूर। हाँ एकदम टन बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा बकरी चुराई है नहीं, उसको खोजवाओ, उसका बाटी लगाओ, हो जाए तो हम लोगों को खिलाओ। चलो आगे समझते हैं। हाय समझ में आया बाबू। तो इसमें उस समय उस व्यक्ति को क्या देना चाहिए, नमक का घोल देना चाहिए। चीनी पानी को घोल दो, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दो, चीनी पानी से ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज से उसको एनर्जी मिल गया, और दिमाग के जो अंदर का सोडियम बहा था वो इसे नमक से पूरा हो गया। समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक होता है आवेग किसे कहते हैं। देखिए आवेग क्या होता है ना, आवेग का मतलब होता है सिग्नल। आवेग का मतलब सिग्नल। जैसे कि मान लो पैरवा में चींटी कटले हैं, तो ये बात का पता हमारे दिमागवा में चलेगा, तो एगो जो सिग्नलवा पैरवा से होते होते दिमागवा तक जाएगा ना, इसी को आवेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। समझ में आया। अब ये आवेग कौना कौना रास्ता में होके जाता है, तो सबसे पहले कोनो कारण से उत्पन्न होगा तो उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि चींटी कटले हैं तो कारण है, तो वहां से उद्दीपन हुआ, तो सबसे पहले उद्दीपन होगा। उद्दीपन होने के बाद पता चलेगा, ग्राही अंग खींचेगा। जैसे कि मान लो कोनो टॉर्च बार रहा है अखिया पे, तो टॉर्च बार रहा है तो अखिया पे जाएगा, उद्दीपन शुरू हुआ, उसको जो खींचेगा वो ग्राही अंग का हो, उसे खींचेगा, तो अखिया क्या है, ग्राही अंग, उसे खींच लिया। खींचने के बाद ना उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, और प्रकाश का अखिया में होते हुए, बॉडी पर होते हुए ब्रेन के पास थोड़ा चल जाएगा, उसके लिए वो सिग्नल में बदल जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाता है आवेग के रूप में। ठीक है, यही तो आवेग है, यही सिग्नल हो तो आवेग है। अब ये आवेग है, ये सिग्नल के रूप में बदल गया, ये सिग्नल चला जाएगा एक्सॉन के पास। अब एक्सॉन क्या होते हैं समझते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्सॉन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखो एक्सॉन क्या होते हैं, ये रास्ता जो है ना, ये तो एक्सॉन है, जो यहाँ से आपका न्यूरॉन से होते हुए अगवा जो बढ़ल है, ये क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन से होते हुए ये आगे बढ़ेगा और जाके कहाँ चल जाएगा, मेरुरज्जु। अब ये मेरुरज्जु क्या होता है, देखो बाबू, पिठिया है ना, पिठिया, तो ये पिठिया में हत्ते चुको डंटा लगल है, ठीक है, एकदम बड़का लाठी टाइप का लगल है, उसको कहते हैं मेरुदंड। जो डंटवा है ना पिठिया में, यहाँ पे देख पिठिया में, इसे मेरुदंड कहते हैं। अब भीतरवा ना नस एकदम 31 जोड़ा नस ठूसल है भीतरवा, तो ये बीज नसवा को ना कहते हैं हम लोग मेरुरज्जु। रज्जु माने रसरी, तो रसरी कहीं रहता है तो मेरुरज्जु, और जो डंटवा है इसको कहते हैं मेरुदंड। तो मेरुदंडों में जो रसरिया ठूसल है उसे कहते हैं मेरुरज्जु। तो इसी मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ चल जाएगा दिमाग, लठिया आके कहाँ मिल गए, यहाँ पे हमारे दिमागवा के पास मिल गए, यही दिमागवा से तो सबको जानते हैं लोग। तो ये लास्ट में कहाँ चल जाएगा, ब्रेन के पास चल गया। आप लोग को समझ में आ गया कि वो आवेग कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है।
पहले उद्दीपित होगा, वहां से ग्राही अंग के पास जाएगा जो सेंस करेगा, उसके बाद एक्सॉन के सिग्नल में बदल के एक्सॉन के पास जाएगा, मतलब या इसके पास, उसके बाद ये भेज देगा मेरुरज्जु, रसरिया के पास, रसरिया टन भेज देगा दिमागुआ के पास, यहाँ पे ब्रेनवा के पास। समझ में आया? अब यहाँ पे दो तीन टॉपिक, दो तीन चीजें और है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं पर्तवर्ती क्रिया क्या है। देखिए पर्तवर्ती क्रिया मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। हमारे शरीर में जो घटना घटेगा, जो क्रिया होगा, सब पर्तवर्ती। आंख जो है मलका रहे, पर्तवर्ती क्रिया है। मुंह कर रहे, पर्तवर्ती क्रिया है। और जितना कर रहे हैं सब पर्तवर्ती क्रिया है। अर्थात हमारे देह में जितना क्रिया होता है सबके सब क्या है, पर्तवर्ती क्रिया। अब ये दो तरह का होता है पर्तवर्ती क्रिया। एक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एगो कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हाथ चलाना, भोजन करना, गाली देना, सुनना, ये सब क्या है, पर्तवर्ती क्रिया। अब मान लीजिए, मान लो कि हम बोल रहे हैं, मुंह बंद कर ले, हमारा कंट्रोल में हो गया, हमारे इच्छा के अनुसार है तो ऐच्छिक कहते हैं। वैसा क्रिया जैसे हम कंट्रोल करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। पर्तवर्ती क्रिया दो तरह के होते हैं, एक को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसे कंट्रोल कर सकते हैं उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकता उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि टहलना, मान लो हम ऐसे जाकर टहल रहे, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब मन करे तब रुक जाए, जब मन करे तब टहलने लगे, तो हमारा कौन ऐच्छिक क्रिया है। छींकना, यहाँ पे छींक रहे, या फिर देखो खाना, सॉरी छींकना नहीं बाबू, खाना, टहलना, बोलना, ये सब कौन सा क्रिया होगा, ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। हाय देखो अनैच्छिक क्रिया, दिल का धड़कन, ओए होए 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 होए, दिल का धड़कन कहता, अरे हमरे दिल का धड़कन रुक गइलो है। चोट्टा रुक जाएगा तो या ऊपर न पड़ जाएगा रे, दिल का धड़कन नहीं रुकता है, अगर रुक गया ना तो खर्चा बढ़ जाएगा ज्यादा, इसलिए ज्यादा इस चक्कर में ना पड़ो सब। दिल का धड़कन रुक गया है, देखो तो ये दिल का धड़कन ये हम लोग के बस में नहीं है। जब रुक गया तो भगवान रोकेंगे, और रोकेंगे तो अपने पास बुला लेंगे। आपको पता है ना, बताए थे बाबू, किसी को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी आपको याद कर सकता है। ऐसे भगवान को ज्यादा याद ना कीजिए, क्या पता किस दिन वो याद कर ले। समझ में आया? चलिए समझते हैं। तो दिल का धड़कन अनैच्छिक क्रिया हो गया। पलक झपकना हम लोग के पास में नहीं है, हम लोग चलते रहते हैं, करते रहते, अपना मन ही पलक झपकते रहते हैं, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद मान लो ये दिल का पलक का झपकना होता है, ये सब होता है। फिर पाचन क्रिया हो गया, भोजन को पचाना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया, ये सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में है? उसके बाद क्वेश्चन पूछता है पर्तवर्ती चाप कौन सी है। तो बाबू आप पर्तवर्ती चाप माने रास्ता, पर्तवर्ती चाप कौन सी, एक प्रकार का रास्ता है। जावना रास्ता महे आवेगवा जाता है, जावना रास्ता महे आवेगवा जाता है उसे करते पर्तवर्ती चाप। हई देख, हई देख, हई देख, हई देख, हई देख, उद्दीपन, ग्राही अंग, एक्सॉन, मेरुरज्जु, अब फिर आ गया ब्रेन। यही क्या है, पर्तवर्ती चाप है। अर्थात जिस मार्ग पर आवेग चलता है उसे क्या कहते हैं, पर्तवर्ती चाप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्तवर्ती क्रिया क्या है, तो हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को पर्तवर्ती क्रिया कहते हैं। आवेग जिस रास्ता पर चलता है उसे पर्तवर्ती चाप कहते हैं। पर्तवर्ती चाप ना चार गो स्टेप में जाकर गुजरता है, 5 गो में, ठीक है। पर्तवर्ती चाप जो है ये आवेग 5 जो है चरणों में गुजरता है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बताएं, जो रिसेप्टर है, ग्राही अंग है, इससे पहले खींचेगा, खींचने के बाद ये भेज देगा संवेदी को। संवेदी क्या होता है ना, सेंस को। पहले जैसे आंख हो गया, ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद भेज देगा सेंस ऑर्गन को, देखते देखते है कौन चीज, तो वो संवेदी अंग इसको ले लेगा, ये भेज देगा सिनेप्स के पास। सिनेप्स क्या होता है, ये 2 खाली स्थान है, ये सिनेप्स के पास भेज देगा। सिनेप्स से होते हुए चल जाएगा प्रेरक, इसके बाद चल जाएगा ये प्रेरक, एक्सॉन चल जाएगा, एक्सॉन से होते हुए पेशिया। पेशिया क्या है, तो हमारे दिमाग की जो अंदर की अथी है, अंदर चला गया, उस पेशिया के अंदर कथी आते हैं, ये मसल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो है ये 5 तरह के जो है चरणों से होकर गुजरता है। ये 5 तरह के चरणों से होकर गुजर जाएगा, हमारा ग्राही अंग जो है वो समाप्त हो जाएगा। सॉरी ग्राही बोले, पर्तवर्ती चाप हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका 3 पार्ट बनाना है इस चैप्टर का, इसीलिए इस पार्ट में सिर्फ इतना ही रख देते हैं। हाँ, जितना पढ़ा है इस सब का जो है PDF आप लोग के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी दे दिया गया है, वहां से जाके इसके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। समझ में आ गया? और इसके बाद जो है हम इस पे वीडियो बनाने वाले हैं ब्रेन पे, कि ब्रेन कैसे काम करता है। अब ब्रेन के बाद चल जाएंगे सीधे पादप में जो समन्वय होता है वो कैसे होता है। आते पूरा चैप्टर 3 पार्ट में क्लियर होगा। पहला पार्ट में हम इतना क्लियर किया, दूसरा पार्ट में ब्रेन क्लियर करेंगे, तीसरा पार्ट में ये जो पौधों में समन्वय है उसको क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बाबू आप लोग थोड़ा, अभी चैनल नया है तो थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हम लोग भी थोड़ा इसे और विकसित करें।
क्योंकि आप लोग देखने के लिए देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, साथ साथ चैनल ग्रो होता है और हम लोग को भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मन करता है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा और भी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों से है कि थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि हाँ रोशन सर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं और ये जो 2026 का एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से पहले आपको 100% सिलेबस इसमें क्लियर मिलेगा विथ नोट्स, एकदम बढ़िया से प्रॉपर टेस्ट सीरीज नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद आपको 100% क्लियर जो है ये नवंबर तक हमको पूरा से टारगेट है कि हम यहाँ पे करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।